नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी, जो कि जम्मू की शान हैं और जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल ये मेदांता गुड़गांव में मौजूद हैं और जम्मू में भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है कि ये चेस्ट से संबंधित जो रोग हैं, जहाँ लंग्स ट्रांसप्लांट हैं, उनमें ये माहिर हैं और साथ के साथ ही जम्मू में ये किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे चेस्ट के जिस प्रकार के रोग होते हैं, वो किस प्रकार के रोगों को आप जो यहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ गुड़गांव में, तो किस प्रकार के पेशेंट्स को आप देखते हैं? तो मैं जय माता दी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा जी। बेसिकली मैं जम्मू को ही बिलोंग करता हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन MBBS वगैरह सब जम्मू से है। तो इस एरिया में जब हम स्टूडेंट भी हुआ करते थे तो जो चेस्ट की बीमारियों के स्पेशलिस्ट थे वो काफ़ी कम थे और सर्जन्स तो ऑलमोस्ट नाम मात्र थे। तो जब मैं अपना सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए और दिल्ली गया तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि हमें छाती के रोगों के लिए कुछ ना कुछ आगे करना है। सो मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है सर्जरी में वो गंगाराम हॉस्पिटल से ली और उसके बाद मेदांता में मैं एक MCH सर्जन हूँ जो कि सुपर स्पेशलिटी कर चुका है, पर्टिकुलरली चेस्ट सर्जरी में। सो मैं हिंदुस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये 2014 में स्टार्ट हुआ था और मैं पहला कैंडिडेट था जो इसको पास किया और इसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला भारत सरकार की तरफ से। सो पॉइंट ये है कि चेस्ट डिजीज़ जो है सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं। इसके 2 या 3 मूल कारण हैं। भारत देश में आप देखेंगे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है इस टाइम जिसमें TB के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं। इन TB की बीमारी की वजह से भी छाती की बीमारी बढ़ रही है। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर के पेशेंट्स का नंबर इसलिए बढ़ रहा है इंडिया में क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। युवाओं में लोग ऑलमोस्ट छुप छुप के सिगरेट पी रहे हैं। आपने देखा होगा कई स्मोकिंग क्लब्स खुल गए हैं, E-सिगरेट का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है। इन सब की वजह से जो लंग डिजीज़ हैं भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ साथ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, लोगों के अवेयरनेस लेवल भी बढ़ रहा है। किसी को अगर थोड़ा सा भी खांसी, बुखार या बलगम आती है या ब्लड आता है तो वो इमीडिएटली अपने आप को इवेलुएट कराता है। आजकल जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, टेरिशरी केयर सेंटर्स हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह अवेलेबल है। जैसे पेट स्कैन की फैसिलिटी है, ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी है। इसलिए इन बीमारियों को हम अर्ली डायग्नोस कर पा रहे हैं। आज से 8 या 10 साल पहले ये बीमारियां ऑलमोस्ट स्टेज 4 में डिटेक्ट होती थी, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब हेल्थ चेकअप के माध्यम से, अच्छी पद्धतियों के होने के माध्यम से जल्दी इन बीमारियों को पकड़ा जाता है और फिर इनकी सर्जरी प्लान की जाती है। कुछ सालों पहले तक जब हम स्टूडेंट थे तो उस टाइम तक ये सर्जरी जो थी मोस्टली छाती खोल के की जाती थी, ओपन करके की जाती थी। अब हिंदुस्तान में मेदांता में लेटेस्ट पद्धतियां अवेलेबल हैं, जैसे कि वैट्स अवेलेबल है, रोबोट अवेलेबल है। सो रोबोटिक के मेथड से ये सर्जरीज 3 छोटे छोटे छेदों से छाती में की जा सकती हैं। यही सर्जरीज इसी तरीके से US में की जाती हैं और इसी तरीके से हमारे मेदांता में, हमारे यूनिट में की जाती हैं। तो ये सारी जितनी भी आपने बीमारियां बताई, क्या ये सर्जरी पर ही आगे ख़त्म होती हैं या उससे पहले भी दवाओं से भी ये ठीक की जा सकती हैं? देखिए, कुछ बीमारियां जो हैं, जैसे TB की बीमारी है, उसमें अगर आप अच्छी दवाई देते हैं, पेशेंट को अच्छी एक्सरसाइज समझाते हैं, उसका खाने पीने का अच्छा ध्यान रखते हैं, उसको खाना पीना अच्छा देते हैं, तो उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर इन चीज़ों में कहीं भी चूक होती है तो वो सर्जिकल इंडिकेशंस तक पहुंच जाएगा। जैसे TB के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली हम देखते हैं छाती में पस जम जाता है, जिसको एम्पाइमा कहते हैं, उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। फंगस का बॉल बन जाता है, जिसको एस्परजिलोमा कहते हैं। छाती का फेफड़ा पूरा ख़राब हो जाता है, जिसको ब्रोंकेक्टेसिस कहते हैं। तो उस स्टेज पे हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। पर कुछ बीमारियां हैं, जैसे लंग कैंसर है, अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो सर्जरी उसकी बेस्ट पद्धति है उसको ट्रीट करने की। अगर उसकी स्टेज बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसको दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। मतलब अगर जल्दी पकड़ा जाए तो सर्जरी बेस्ट है। अभी जैसे कि कोरोना की 3rd वेव भी आने को है, तो ऐसे में जो इस प्रकार के पेशेंट्स हैं, उन्हें किस प्रकार से केयर की ज़रूरत है? जी, मैं थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगा आपको। उससे पहले फिर कोविड की बात करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है चेस्ट सर्जरी का।
आप अगर चेस्ट सर्जन्स को काउंट करने स्टार्ट करेंगे तो हिंदुस्तान में प्योर चेस्ट की सर्जरी करने वाले 10 से 20 ही लोग होंगे, और उसमें से 6 जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं वो मेदांता की इस टीम में हैं, जिसको प्रोफेसर अरविंद कुमार लीड करते हैं। ये देश की सबसे बड़ी टीम है जो पूरी तरह डेडिकेटेड चेस्ट सर्जरी करती है। अब आपने बात की कोविड की, तो जब पीछे 3-4 महीने कोविड का सेकेंड वेव का टाइम था तो हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए पब्लिक के लिए कोविड के लिए। सो उन्हें बताया कि कोविड से कैसे बचना है, कोविड की वेव से निकलना कैसे है। तो 2 मेजर बातें होती हैं जो कोविड से आपको बचाएंगी या थर्ड वेव को वीक करेंगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि थर्ड वेव नहीं आएगी, थर्ड वेव के आने की पूरी आशंका है। अब ये क्या इतनी खतरनाक होगी जितनी सेकंड वेव थी, या फिर उससे बहुत कम खतरनाक होगी, वो डिपेंड करता है हम पे। तो 3-4 चीज़ों का हमको पालन करना ही करना है। जैसे अगर हम घर से निकलते हैं तो मास्क पहने, डबल मास्क पहने, एक सर्जिकल मास्क, एक कॉटन मास्क, और उसके बाद ही आप घर से निकलिए। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, जैसे हम दोनों ने किया हुआ है। हम एटलीस्ट 4-5 फीट की डिस्टेंस पे बैठे हैं तो हम नॉर्मली बात कर पा रहे हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है बेसिकली कि अगर आप बाहर कहीं भी निकलते हैं अपना हाथ ज़रूर धोना याद रखिए, और मास गैदरिंग्स जैसे शादियां हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनको अभी अवॉइड करिए क्योंकि जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो हमें थर्ड वेव आने से रोकेगी वो है वैक्सीनेशन। अगर आपका वैक्सीनेशन का नंबर आता है तो कोई भी भ्रांति के ऊपर बिलीव मत करिए, वैक्सीन लगाइए, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं और यही हमें बचाएंगी थर्ड वेव से जाने से। जब हमने देखा अब जो कोविड की सेकंड वेव थी उसमें बहुत ज़्यादा लंग की डिजीज़ेस इन पेशेंट्स को हुई जिनको कोविड हुआ। इसको हम पोस्ट कोविड सीक्वेले कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस का डिजीज़ जो है फेफड़े में हो जाता है और इन केसेस में हमें फेफड़ा निकालना भी पड़ता है। सो बेटर है कि आप अपने आप को कोविड से बचाएं रादर देन इन बीमारियों के चंगुल में फंसें और फिर आगे आपका इलाज करना। ब्लैक फंगस की आपने बात की, ब्लैक फंगस के जो जम्मू में मामले हमें देखने को मिले, उनका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया, तो वो कैसे, मतलब 2 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं ब्लैक फंगस के पेशेंट को। एक को राइनो ऑर्बिटल कहते हैं, एक को प्योर चेस्ट कहते हैं। राइनो ऑर्बिटल होता है जब ये हमारे साइनसेस में ये फंगस फैल जाता है और हमें आँख या नाक या साइनसेस को क्लीन करना पड़ता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। दूसरा ब्लैक फंगस होता है जब ये छाती में चला जाता है और हमारे फेफड़ों के अंदर एक बॉल बना देता है फंगस का, वो भी एक ब्लैक फंगस के केसेस होते हैं। दोनों ही केसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हुए क्यों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने क्या किया, सपोज करिए आप एक कोविड के पेशेंट थे, आप मेरे पास आए और आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत थी और मैंने आपको स्टेरॉइड्स लिख के दिए। लोगों ने क्या किया, आप ही का प्रिस्क्रिप्शन उठा के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जिसको स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं भी थी उसने भी स्टेरॉइड्स खाने स्टार्ट कर दिए। सो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा लो करते हैं और शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं उसमें तो डॉक्टर बहुत सोच समझ के देता है और बहुत सारी प्रिकॉशंस फॉलो करने को बोलता है, और जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होते उससे क्या पता, उसने तो व्हाट्सएप पे पढ़ा और खाना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन लो इम्यूनिटी के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही थी कोविड के दौरान कि जो लोग ऑक्सीजन पे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे आप देखेंगे कंसंट्रेटर लगा होता है, उस कंसंट्रेटर के पानी को लोगों ने हफ्ता भी चेंज नहीं किया, उसमें ये फंगस इन्फेस्टेशंस हुए और वही फंगल स्पोर्स को बार बार वो पेशेंट इनहेल कर रहा था, जिसकी वजह से ये 2 मेजर कारण रहे कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कोविड के पेशेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इससे बचना है तो बचना किस चीज़ से है, मेनली कोविड से। कोविड से बचने के 2 ही मेजर तरीके हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए और वैक्सीन लगवाइए। जम्मू में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अभी मंथ में एक ही बार आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आप यहाँ पर सर्जरी वगैरह का भी ऑप्शन है या यहाँ पर अभी सिर्फ कंसल्टेंट ही किया जा रहा है? जी, फर्स्ट फेज़ में तो हम यहाँ पे एक ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, मेदांता का जो मेडिस कंसल्ट क्लिनिक है वहाँ पे। तो पहला हमारा चरण यही रहेगा कि ओपीडी करके थोड़ा जो इन्फॉर्मेटिव टॉक्स होती हैं उसके ज़रिए से लोगों को एटलीस्ट जागरूक किया जाए चेस्ट की बीमारियों के बारे में, और उनको बताया जाए अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे करवाएं, कहाँ करवाएं, कैसे कराएं। जम्मू के लोगों की हम मदद भी करेंगे काफ़ी। जब सेकंड फेज़ आएगा फिर हम देखते हैं कि हम यहाँ सर्जिकल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जो चेस्ट की सर्जरी करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको आईसीयू बैकअप और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो अभी जम्मू में नहीं है। तो फर्स्ट फेज़ में मेदांता यहाँ पे अपनी ओपीडी सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है। अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर वहाँ उसकी सर्जरी आप गुड़गांव में करेंगे? जी, हम उनको गुड़गांव बुलाएंगे और उनकी पूरी मदद करके वहाँ उनकी सर्जरी की जाएगी। अभी जैसे कि हमने कोविड की ही बात की, तो अगर जिन लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कोविड में क्या करना है?
अगर थर्ड वेव आती है, जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि आना संभव है, जी। अब वो खतरनाक होती है या नहीं होती है, ये हम पे निर्भर है। बिल्कुल। तो अगर जिनको पहले से ही कुछ ऐसे संबंधी को प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कितना अवेयर रहने की जरूरत? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा कि एटलीस्ट जो पेशेंट चेस्ट के पहले ही हैं उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए, मास्क हमेशा पहन के बाहर जाना चाहिए, और उनको सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो हम समझ गए। दूसरा, आज ही से हम प्रण कर लें कि कुछ चेस्ट की एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंटरी होता जा रहा है। हम ऑफिस टेबल्स पे काम करते हैं, चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, एक्सरसाइज का तो रोल ही बहुत लेट आता है हमारे में। तो मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जो अगर आप करेंगे तो आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको लंबा सांस लेना है और 30 सेकंड तक अपना सांस रोक के रखना है। घड़ी देखिए, 30 सेकंड तक रोकिए और छोड़ दीजिए। अगर ऐसा एक्सरसाइज आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को और 15 मिनट शाम को करते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, वादा है आपसे कि कई चेस्ट डिजीज से आप बच जाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें साइंटिफिक बेसिस है। जब आप लंबा सांस खींच के सांस रोकते हैं तो आप अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा आपकी लंग कैपेसिटी होगी, उतना आप में शक्ति होगी चेस्ट की डिजीज से लड़ने की। ये कितनी बार करना है ये प्रक्रिया? 15 मिनट्स मॉर्निंग में करिए, 15 मिनट्स आफ्टरनून में करिए, 15 मिनट्स इवनिंग में करिए। सिर्फ 15 मिनट करने से हम आधी बीमारियों काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जितनी भी डिजीज़ हम ये देख रहे हैं, मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इनमें एक जेनेटिक मेकअप भी है, बट जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं उनको तो हम ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट स्मोकिंग छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग तो आपको, 1 सिगरेट अगर आप पी रहे हैं, 4 सिगरेट आप इस वजह से रोज़ पी रहे हैं क्योंकि उतना पोल्यूशन है भारत के देश के अंदर, और उसके ऊपर जितनी भी सिगरेट आप पीते हैं वो 4 में ऐड ऑन होती हैं। तो एटलीस्ट वो सिगरेट स्मोकिंग तो छोड़िए। आप अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य देंगे अगर आप खुद ही सिगरेट पी रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने थोड़ी सी डाइट को भी बैलेंस मेंटेन करना है। थोड़े प्रोटीन्स बढ़ाइए डाइट में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। छोटे छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पी लेते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक क्या है? कंसनट्रेटेड शुगर ही तो है। सो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आप कई बीमारियों से बचेंगे। सिर्फ छाती की नहीं, शरीर की कई बीमारियों से बच पाएंगे। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी, जिन्होंने बड़ी ब्रीफली हमें बताया कि किस प्रकार से हमें छाती के रोगों अगर हैं तो मेदांता उसमें क्या सेवाएं दे रहा है और डॉक्टर साहब उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको हल्के फुल्का भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एक एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप में भी किसी प्रकार का कोई, अगर आप राय लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। महीने में एक बार जो मेदांता का जो गांधीनगर में क्लिनिक है वहाँ पर आपको मिलेंगे। आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप इनसे कंसल्टेंट कर सकते हैं कि आगे अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो उसमें आपको क्या करना है। तो धन्यवाद, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।